नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनसॉल्व पेपर 2025 सेट नंबर 1 जो पेपर कोड है KG, इसको हल कराएंगे और इसको पार्ट करके हम हल कराते रहेंगे, सॉल्व कराते रहेंगे और यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। वहाँ से आप आसानी से रिवाइज करके पढ़ सकते हैं, जिससे बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकें। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए, इसको सॉल्व कराते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न दिया है, लघु बीजाणु की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। तो लघु बीजाणु की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है बाह्य त्वचा, दूसरा ऑप्शन दिया है अंतस्थिशियम, तीसरा ऑप्शन दिया है मध्य परत और चौथा ऑप्शन दिया है टेपिटम। तो मध्य परत कौन सी होती है, सबसे आंतरिक परत, सॉरी, तो टेपिटम होती है। दूसरा प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्र जनन नलिकाओं से मोचित होते हैं कहलाती है। तो पहला ऑप्शन दिया है शुक्राणु जनन या वीर्य निषेचन या शुक्र जनन या अंड जनन, तो यहाँ पर होगा वीर्य निषेचन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो DNA होता है, RNA होता है, DNA और RNA दोनों होता है, या DNA या RNA होता है। तो जीवाणु भोजी में आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वह DNA और RNA दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कि आणविक कैंची है, यानी आणविक कैंची किसे कहा जाता है। तो इसमें न्यूक्लियेज है, प्रतिबंधन एंजाइम है, पॉलीमरेज है, लाइगेज है। तो इसमें जो आणविक कैंची है वो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, यानी प्रतिबंधन एंजाइम है। दूसरे का वाला प्रश्न दिया है कि अंडो उत्सर्ग किसे कहते हैं। तो अंडो उत्सर्ग किसे कहते हैं, तो हम उसका उत्तर देखेंगे, अंडाशय से अंडाणु जब निकलकर अंडवाहिनी में चला जाता है तो इसे ही अंडो उत्सर्ग कहते हैं। यानी जब अंडे का निर्माण होता है और वह फ्लूपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में निकलकर चला जाता है तो इसी क्रिया को अंडो उत्सर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पारतंत्र के किसी एक अपघटक का नाम लिखिए। तो पारतंत्र में जो अपघटक होते हैं तो उसमें एक ही पूछ रहा है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, जीवाणु। दूसरे का गा वाला प्रश्न है कि मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम लिखिए। तो ऐसे परजीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो दूसरे जीव पर रहकर अपने भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं या उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। तो यहाँ पर बाह्य परजीवी पूछ रहा है, तो बाह्य परजीवी कौन सा है, जुआ, यानी जू है, जो बाह्य परजीवी का रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है और जीवित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे का घा वाला, DNA के किन्हीं 2 क्षारों के नाम लिखिए। तो DNA में 2 क्षारें पूछ रहा है, तो एडेनिन हो जाएगा और थाइमिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे काड़ा वाला, मॉर्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया, 2 कारण लिखिए। यानी जो TH मॉर्गन थे उन्होंने फल मक्खी को ही क्यों चुना। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर में कि जो फल मक्खी होती हैं छोटा जीवन चक्र और तेज़ी से जनन, यानी जो फल मक्खियाँ होती हैं उनका जीवन चक्र छोटा होता है और तेज़ी से वो जनन करती हैं। दूसरा कारण क्या था कि बड़ी संख्या में संतानें और सरल रखरखाव, यानी वो बड़ी संख्या में संतानें उत्पन्न कर सकती हैं और उनका सरल रखरखाव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए, यानी यहाँ पर आनुवांशिकी की परिभाषा लिखना है। तो देखते हैं कि तीसरे का उत्तर देखते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं आनुवांशिकी कहलाती है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं उसी को हम आनुवांशिकी कहते हैं। अब तीसरे का खा वाला क्वेश्चन दिया है,
वर्णांधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी वर्णांधता होता क्या है, कलर बाइंडनेस के बारे में पूछ रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप रंगों को ठीक से नहीं देख पाते या उनमें अंतर करने में कठिनाई होती है। यह आमतौर पर जन्मजात होता है और पुरुषों में अधिक पाया जाता है। यानी जो कलर बाइंडनेस या वर्णांधता है वह क्या होता है, उसमें कलर पहचानने की क्षमता नहीं होती, खासकर लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। और इसमें होता क्या है कि इसका मुख्य कारण रेटिना में मौजूद रंग पहचान करने वाली शंख कोशिकाओं की कमी होती है। यानी जो रंग पहचानने की जो शंख कोशिकाएं होती हैं उनकी कमी हो जाती है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तीसरे का ग वाला, प्लाज्मोडियम की किन्हीं दो जातियों का नाम लिखिए। तो प्लाज्मोडियम की जातियां हैं, तो सब प्लाज्मोडियम की पहली जाति है फेल्सीफेरम और दूसरी है वाइवैक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तीसरे का घ वाला, सकल प्राथमिक उत्पादकता एवं नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभेद कीजिए। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कुल कार्बनिक पदार्थ की दर है, और नेट प्राथमिक उत्पादकता वह कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग करने के बाद उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तीसरे काड़ा वाला, आहार जाल पर टिप्पणी लिखिए। यानी आहार जाल पर टिप्पणी पूछ रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे, यह किसी पारतंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क होता है जो ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है और जहां एक जीव कई प्रकार के भोजन स्रोतों पर निर्भर हो सकता है। चौथे का वाला प्रश्न दिया है, चौथे का वाला प्रश्न दिया है, परागण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी परागण के बारे में पूछ रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे, जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इसे ही परागण कहते हैं। यानी जब परागकोश से परागकण निकलकर कहाँ पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस घटना को ही परागण कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने दो पुष्प लिए हैं, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। और जब दो पुष्प एक साथ हों और एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो इसे परपरागण कहते हैं। चौथे का खा वाला क्वेश्चन दिया, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ फीमेल ऑर्गन सिस्टम का जो चित्र बनाना है। तो देखो महिला जनन तंत्र में होता क्या है, एक जोड़ी अंडाशय होती है, एक इधर होता है एक इधर होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है, और ये यहाँ पर यूट्रस गर्भाशय होता है, इसे तुम्बिका कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ तक की नली को अंडवाहिनी या फ्लूपियन ट्यूब कहते हैं। ये कीपक होता है और ये झालक होते हैं, और इसी में क्या होता है, अंडे का निर्माण होता है, इसी को हम अंडाशय कहते हैं। और ये यौन होती है, ये गर्भाशय ग्रीवा होती है। यहीं पर यूट्रस यानी गर्भाशय में बच्चे का पालन पोषण होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का गा वाला, केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी जो केंद्रक न्यूक्लियस में जो आरएनए पाया जाता है उसमें पॉलीमरेज के कार्यों का वर्णन करना है। तो उत्तर में देखेंगे हम, तो इसमें हमने पॉइंट करके लिखा है। पॉइंट नंबर 1, अनुलेखन शुरू करना। यानी अनुलेखन होता क्या है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसी क्रिया को अनुलेखन कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमने लिखा है, आरएनए श्रृंखला का निर्माण। यानी जो आरएनए होता है उसका निर्माण करता है, श्रृंखला का निर्माण करता है। तीसरे पॉइंट में हमने लिखा है, अलग अलग प्रकार के आरएनए का संश्लेषण। यानी संश्लेषण होता क्या है, किसी चीज़ का बनना, सिंथेसिस होना संश्लेषण कहलाता है। जिसमें से देखो जो
अलग अलग प्रकार के आरएनए बनते हैं, खासकर 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट लिखा है आरएनए पॉलीमरेज, यानी फर्स्ट में क्या होता है आरएनए का निर्माण होता है। दूसरे में आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि एमआरएनए का निर्माण करता है। और तीसरे में पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है टीआरएनए का निर्माण करता है। कभी कभी पूछ लेता है क्या इनका फुल फॉर्म बताओ, तो ये राइबोसोमल आरएनए होता है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। ये होता है मैसेंजर आरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए, और टीआरएनए मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा का घ वाला दिया है LAB का पूरा नाम लिखिए और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो LAB का पूरा नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और इसका महत्व क्या है, तो महत्व सबसे पहले देखेंगे भोजन उत्पादन, यानी भोजन में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है कि LAB यानी लैक्टिक एसिड का उत्पादन करके दूध को दही में बदलने में मदद करता है, जिससे भोजन का संरक्षण होता है और उसमें पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। दूसरा है यानी जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का दूसरा जो कार्य है पाचन में सहायता, यानी ये पाचन में भी सहायक होता है। ये बैक्टीरिया मानव पाचन तंत्र में स्वस्थ सूक्ष्मजीवों के विकास को बढ़ावा देते हैं और खराब सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं, जिससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। यानी जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो क्या करता है, पाचन तंत्र जो डाइजेशन सिस्टम को है डाइजेशन सिस्टम जो होता है उसको हेल्दी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5वें का का वाला टैक पॉलीमरेज क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में इसका क्या कार्य है, यानी टैक पॉलीमरेज होता क्या है और इसे बायोटेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग क्या करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे टैक पॉलीमरेज हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे यह एक एंजाइम है जिसका उपयोग पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए के परिवर्धन, यानी परिवर्धन मतलब होता है किसी चीज़ का बड़ा होना या बनना, डीएनए के परिवर्धन के लिए किया जाता है। यह उच्च ताप पर भी कार्य करता है, यानी टैग पॉलीमरेज क्या करता है, पीसीआर में इसका यूज करते हैं और डीएनए का परिवर्धन में मदद करता है और यह उच्च ताप पर भी कार्य कर सकता है। कार्य क्या है इसका, जो मेन कार्य क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में इसका कार्य डीएनए की लाखों प्रतियां बनाना, जिससे डीएनए के एक विशिष्ट खंड का अध्ययन करना आसान हो जाता है। यह एंजाइम विभिन्न अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, अनुवांशिकी निदान में आदि में करते हैं। तो यहाँ पर प्रतियां यानी लाखों, यानी डीएनए की लाखों प्रतियां बनाता है। प्रतियों मतलब होता है जैसे हम आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराते हैं, वैसे ही एक ही आधार कार्ड के से हजारों लाखों फोटोकॉपी बना सकते हैं, वैसे ही एक ही डीएनए से हजारों लाखों डीएनए बनना, प्रतियां यानी उसके आइडेंटिकल कॉपीज बनना प्रतियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका औद्योगिक स्तर पर हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि मादक पेय पदार्थ, यानी मादक पेय पदार्थ तैयार करने में हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, जैसे बियर हो गया, विस्की हो गया और रम जैसे पेय पदार्थों के उत्पादन में खमीर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। खमीर इसे ईस्ट भी कहते हैं। दूसरा एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है, यानी एंटीबायोटिक्स बनाने में भी हम सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करते हैं। तीसरा है कार्बनिक अम्ल, हम कार्बनिक अम्ल भी तैयार करते हैं, जैसे कई फफूंद और जीवाणु किण्वन के माध्यम से, यानी जो किण्वन होता है इसे इंग्लिश में फर्गमेंटेशन कहते हैं, यानी किण्वन के माध्यम से साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और अन्य कार्बनिक अम्लों का उत्पादन करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का हम प्रयोग अम्लों को तैयार करने में भी करते हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, इनको बनाने में भी इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें का गा वाला रूपांतरीय सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। तो हम देखते हैं रूपांतरी सिद्धांत क्या है। मॉडिफाई प्रिंसिपल,
तो रूपांतरी सिद्धांत यह एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि जीवाणु अपने आसपास के वातावरण से आनुवंशिक सामग्री को अवशोषित कर सकते हैं और उसे अपने खुद के आनुवंशिक पदार्थ में मिला सकते हैं। यानी जो जो जीवाणु होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से क्या कर सकते हैं, आनुवंशिक सामग्री को अवशोषित कर सकते हैं और वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकते हैं, मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5वें का घ वाला, मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोगों का संक्षेप में परिचय दीजिए। यानी मानव में बैक्टीरिया से होने वाले 2 रोगों के बारे में पूछ रहा है, तो हम उत्तर में लिखेंगे मानव में 2 बैक्टीरिया जनित रोग, तपेदिक जिसे हम टीबी कहते हैं, इसे कैप्टन ऑफ डिसीज भी कहा जाता है। टीबी को कैप्टन ऑफ डिसीज कहते हैं क्योंकि ये सबसे भयानक और ख़तरनाक बीमारी होती है। और दूसरा जो है वो हैजा है, यानी एक जीवाणु द्वारा होने वाला, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला टीबी है और दूसरा हैजा है। और तपेदिक फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक संक्रामक रोग है जो खांसी, बुखार और रात को पसीना आने जैसे लक्षण पैदा करता है। दूसरी ओर हैजा एक गंभीर आंत्र रोग है जो दूषित पानी से फैलता है और गंभीर निर्जलीकरण करने वाले दस्त का कारण बनता है। यानी हैजा जब हो जाता है तो उसको लगातार दस्त आते हैं और लगातार दस्त आने के कारण क्या होता है, डायरिया का शिकायत हो जाता है, यानी उसमें पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इंग्लिश में उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाता है और उसमें गंभीर मामले सामने आते हैं, कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसी को हम हैजा कहते हैं। ये 2 बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग थे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोग यहाँ से हमारे चैनल के साथ जुड़िए और यहाँ से अनसॉल्व पेपर हम रोज़ के रोज़, डेली के डेली हम अपलोड करते रहेंगे। आप लोग यहाँ से पढ़ते रहिए जिससे आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें। धन्यवाद।